हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पाथवे पे। तो आज हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो 2 मार्क्स का है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग उससे 15 क्वेश्चन का जो सीरीज है जो हमने आपके लिए लाया है उसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है नंड और नॉर गेट का हमें लिखना है बुलियन व्यंजन तथा सत्यता सारणी। तो आपको बताना है कि नंड गेट का बुलियन व्यंजन क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। ध्यान देना बोर्ड पे कि नंड गेट की बात किया गया है ना। तो यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं नंड गेट। तो पहले लिखेंगे नंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। ये होता है y इजकल टू a इंटू बी। वाई इजकल टू क्या होता है a इंटू बी, और इसके ऊपर में लगा देंगे डैश। क्या लगा देंगे? डैश लगा देंगे। तो ये होता है इसका बुलियन एक्सप्रेशन। अगर हमें और गेट का लिखना है, नॉर गेट का, तो NOR, नॉर गेट का हम क्या लिखेंगे? तो नॉर गेट का हो जाएगा y इक्वल टू a प्लस बी, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? डैश। ठीक है ना। तो ये हमारा है बुलियन एक्सप्रेशन, जिसको बोलते हैं बुलियन कांस्टेंट। अब हमें लिखना है इन दोनों का ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल लिखेंगे। उसके लिए तुम्हें एक बॉक्स बनाना होगा। ये हमने बना दिया एक बॉक्स। ये है हमारा a, ये हमारा है b, और ये हमारा है y इक्वल टू a इंटू बी, इसके ऊपर डैश। ठीक है ना। तो आप बताओ, सबसे पहले हमें वैल्यू लेना है, और वैल्यू जो है हम 4 ही लेते हैं। कौन कौन 4 लेते हैं? पहला 0 और 0 लेंगे, फिर 0 के साथ 1 ले लेते हैं, फिर 1 के साथ 0 ले लेते हैं, फिर 1 के साथ क्या ले लेते हैं बोलो? 1। तो ये हमारा 4 वैल्यू है। 0 0 है, और 0 1 है, और 1 0 है, और 1 1 है। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब बताओ कि सबसे पहले है कि आपको निकालना है a इंटू बी। क्या निकालना है? a इंटू बी। तो जरा बताओ, 0 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, और इसके ऊपर डैश है। इसका मतलब क्या होता है कि a डैश का मतलब क्या होता है कि अगर a 0 है तो डैश का मतलब है 0 है तो 1 होगा। ठीक है ना। अगर मान लो a 1 है, इसके ऊपर डैश है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है ना। तो 0 इंटू 0 क्या होगा? तो बोलेंगे 0 होगा, और डैश लगा हुआ तो उसका अपोजिट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा ना। 0 इंटू 1 क्या होता है? 0 होगा, उसका अपोजिट कर दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे क्या बोलो? 1 हो जाएगा। 1 इंटू 0 क्या होता है? तो 1 इंटू 0 होता है 0, और 0 का अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है ना। 1 इंटू 1 क्या होता है? तो 1 इंटू 1 होता है हमारा 1, और 1 है तो क्या होगा? 0। मतलब कि तुम्हें यहाँ पे करना है अपोजिट। मतलब 0 है तो 1 कर देंगे, और 1 आएगा तो 0 कर देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले a इंटू बी करना है, तो 0 इंटू 0, तो 0 होता है, और 0 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना। 0 इंटू 1 0 होता है, तो क्या होगा बोलो? अपोजिट करेंगे 1 हो जाएगा। 1 इंटू 0 0, तो 1 आएगा। 1 इंटू 1 1, तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है ना। उसी तरह से हमें इसका भी लिखना है। देखो यहाँ पे लिख देते हैं इसका। ये a और ये b, और ये हो जाएगा a प्लस b के ऊपर डैश। ठीक है ना। चलो सबसे पहले आप ले लो 0। 0 में 0 जोड़िए, कितना आएगा? 0 आएगा, और 0 में अगर 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 0 है तो 1। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आपके ले लो 0, और 0 के साथ क्या ले लो? 1। तो 0 के साथ 1 जोड़िएगा तो आएगा 1, और 1 है तो उसका अपोजिट ले लेंगे हम लोग यहाँ पे 0। मतलब कि 0 है तो 1 लेना है, और 1 है तो क्या लेना है बोलो? 0। ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखो, ये है वैल्यू 1 है ना। उसके बाद हम ले लेते हैं 0, तो 1 प्लस 0 कितना आएगा बोलो? 1 आएगा, और 1 है तो क्या होगा बोलो? 0, तो 0 आ जाएगा। उसके बाद लेंगे 1 और 1। 1 में 1 1 कितना होता है? तो 1 1 2 नहीं, 1 1 1 होगा, और 1 है तो क्या लेंगे हम लोग? 0। तो ये हमने बना दिया ट्रूथ टेबल। किसका बोलो? नॉर गेट का, है ना। तो नन गेट का और नॉर गेट का। तो नन गेट का क्या होता है? बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू a इंटू बी के ऊपर डैश, और नॉन गेट का क्या होता है? y इक्वल टू a प्लस बी के ऊपर डैश, है ना। ये नन गेट का क्या होता है? ट्रूथ टेबल है ये, और ये नॉर गेट का क्या है बोलो? ट्रूथ है टेबल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में आपको बताना है अंतर। क्या बताना है? इनको दोनों बीच में बताना है हमें अंतर, है ना।
कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ देखो, हमें बताना है इंड एक्सप्लेन इन प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि प्राइमरी रेनबो क्या होता है और सेकेंडरी रेनबो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानो कि प्राइमरी के बारे में, प्राथमिक इंद्रधनुष। तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष है, प्राथमिक जो इंद्रधनुष है उसमें क्या होता है, तो बोला इस कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे इसमें एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। किसमें बोलो? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो प्राथमिक इंद्रधनुष में कितने बार होता है? तो बोलेंगे एक बार होता है। चलिए अगर हम बात करेंगे इसका बोलो सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी में जो प्राथमिक सेकेंडरी में जो TIR होता है वो कितना होता है बोलो? 2 बार। तो आपको याद रखना है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कितने बार होता है? तो बोलेंगे 1 बार। और सेकेंडरी रेनबो में कितने बार होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो बोलेंगे 2 बार। ठीक है ना, तो एक हमने अंतर लिख दिया कि प्राथमिक में 1 बार और सेकेंडरी में 2 बार। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे कि इसका बाहरी किनारा लाल होता है। किसका बोलो? प्राथमिक इंद्रधनुष का जो बाहरी किनारा होता है वो कैसा होता है बोलो? लाल कलर का होता है। और सेकेंडरी में जो बाहरी किनारा होता है वो कैसा होता है बोलो? बैगनी होता है। तो प्राथमिक में लाल होता है, प्राइमरी में रेड होता है और सेकेंडरी में क्या होता है? वायलेट होता है। ठीक है ना, तो 2 हमने अंतर बताया कि पहला क्या है कि प्राथमिक में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कितना होगा? 1 बार, सेकेंडरी में 2 बार। ठीक है, और जो प्राथमिक इंद्रधनुष है हमारा, जो प्राइमरी रेनबो है, उसका जो बाहरी किनारा होता है कैसा होता है बोलो? लाल होता है। और सेकेंडरी का कैसा होता है बोलो? बैगनी होता है। ठीक है, तीसरा क्या लिखेंगे? इसका भीतरी किनारा बैगनी होता है और इसका भीतरी किनारा कैसा होता है? लाल होता है। तो प्राइमरी रेनबो का जो भीतरी किनारा होता है वो कैसा होता है बोलो? बैगनी होता है। और सेकेंडरी का कैसा होता है बोलो? लाल होता है। तो आपको 3 अंतर बताना है। तो सबसे पहला बताएंगे कि प्राइमरी रेनबो में क्या होगा कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो कितने बार होता है? 1 बार। ठीक है, दूसरा क्या बोलेंगे कि इसका बाहरी किनारा कैसा होता है? लाल होता है। और जो भीतरी किनारा होता है कैसा होता है? बैगनी होता है। ठीक है, सेकेंडरी में क्या बोलेंगे कि उसका जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो कितने बार होता है? 2 बार होता है। ठीक है, और उसमें उसका जो बाहरी किनारा है कैसा होता है बोलो? बैगनी होता है। और जो भीतरी किनारा कैसा होता है? लाल होता है। तो ये 3 अंतर आपको लिख के आना है अपने एग्जाम में, कि अगर आपके सवाल आता है एग्जाम में कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर क्या है, तो हम इस तरह से अंतर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? ये है नेक्स्ट हमारा सवाल है आयाम मॉडुलन क्या है। ये सवाल देखो 2013 में भी आया है, 2016 में भी आया है। इसको बोलते हैं व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन। तो आपको बताना है कि आयाम मॉडुलम क्या है। कैसे इसका आंसर देंगे हम? तो हम इस तरह से इसका आंसर देंगे कि यदि वाहक तरंगे का आयाम निम्न आवृत्ति वाले तरंगे के आयाम के अनुसार बदलती हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयाम मॉडुलन। तो आयाम मॉडुलन को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो हम बोलेंगे कि यदि वाहक तरंगे का आयाम जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो बोलेंगे निम्न आवृत्ति वाले तरंग के आयाम के अनुसार अगर बदलती है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयाम मॉडुलन। ठीक है, इंग्लिश में देखो इसमें कैसे लिखेंगे? इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव चेंज अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्राई कलर ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, है ना। तो एम्पलीट्यूड जो है वो किस पे डिपेंड करना चाहिए? तो जिसका फ्रीक्वेंसी क्या हो बोलो? लो। जिसका लो फ्रीक्वेंसी है अगर उसके अनुसार, अगर उसके अकॉर्डिंग उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि प्रकाश उत्सर्जन डायोड, जिसको बोलते हैं एलईडी, है ना। क्या बोलेंगे उसको? एलईडी। तो आपको बताना है कि प्रकाश उत्सर्जन डायोड से आप क्या समझते हैं। शॉर्ट में आपसे बोलेगा कि एलईडी से क्या समझते हैं, है ना। लाइट इमिशन डायोड। आपसे बोलेगा व्हाट इज लाइट इमिशन डायोड। एलईडी से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हम किस तरह से देंगे एग्जाम में अपने? देखो ध्यान से आप, हम बोलेंगे एक विशेष प्रकार से डोपित वैसा पीएन जंक्शन डायोड जिसमें अग्र अवनति करने पर लगातार विकिरण को उत्सर्जित करता है, उसे हम क्या बोलेंगे?
एलईडी कहते हैं, है ना। तो ये क्या है, तो एक विशेष प्रकार का पीएन जंक्शन है। अगर हम लोग पीएन जंक्शन को किस में कर दे, तो कर देते हैं हम लोग उसको फॉरवर्ड बाइस में। तो अगर हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस में कर देंगे तो वहां से क्या होता है कि वहां से निकलता है विकिरण निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एलईडी बोलते हैं। देखो, ए स्पेशल टाइप ऑफ डॉप्ट such PN junction diode which emits radiation continuously of on forward orientation is called LED, है ना। तो ये क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ डॉप्ट होता है पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें क्या करता है, हम लोग करते हैं कि हम लोग उसको कर देते हैं फॉरवर्ड वाइस में। जब फॉरवर्ड वाइस से करते हैं तो वहां से क्या होता है कि हमारा निकलता है, लगातार निकलता है रेडिएशन, है ना। तो लगातार रेडिएशन इमिट होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एलईडी बोलते हैं ना। तो इस तरह से आप इसका आंसर एग्जाम में दे सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, ये सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और 5 नंबर सवाल क्या है तुम्हारा, आवृत्ति मॉडुलन क्या है। देखो ये सवाल का रिपीटेशन हुआ है, 13 में भी हुआ है, 16 में और 21 में, है ना। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन, आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन क्या है। फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन क्या है, आवृत्ति मॉडुलन क्या है। तो बोला है यहाँ पे, यदि वाहक तरंगे का आवृत्ति निम्न आवृत्ति वाले तरंगे की आवृत्ति के अनुसार बदलती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आवृत्ति मॉडुलन कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको, आवृत्ति मॉडुलन कहते हैं। ये सवाल लगता है रिपीट हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए, अब सौर सेल के बारे में बताना है कि सौर सेल क्या होता है। आपको बताना है कि सौर सेल क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है। बोला एक्सप्लेन सोलर सेल, है ना। सौर सेल को समझाएं, आपको समझाना है कि सौर सेल क्या होता है। तो इसको किस तरह से समझाएंगे, बोला वह पीएन संधि डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौर सेल कहलाता है। तो सौर सेल हम लोग किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे वह पीएन संधि डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, बोलो जो प्रकाश ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सौर सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बोलो सौर सेल कहते हैं, ठीक है। बोला इन सेलों को बड़े पैमाने पर उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश हेतु किया जाता है। तो सौर सेल का हम लोग यूज करते हैं बड़े पैमाने पे, और किस लिए करते हैं, तो हम लोग प्रकाश के लिए करते हैं, जहां पे प्रकाश की आवश्यकता है ना। और तो हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं किसका, बोलो सौर सेल का। प्रकाश तो हमें मिल जाएगा सूर्य से, और उस प्रकाश को हमारा जो ये पीएन संधि डायोड जो है वो किस में कन्वर्ट कर देगा, बोलो ऊर्जा में। कौन सा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में, है ना। तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति यहां से हो जाता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको इंग्लिश में, देखिए आप, दैट पीएन जंक्शन डायोड विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो पीएन जंक्शन डायोड जो किसको कन्वर्ट करता है, तो जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, बोलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोलर सेल बोलते हैं। तो सोलर सेल क्या है, तो बोलेंगे दैट पीएन जंक्शन डायोड विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू, इसमें बोलो इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, इज कॉल्ड सोलर सेल, है ना। बोला दिस सेल्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर लाइटिंग इन पब्लिक प्लेस, है ना। इसको यूज कहां करते हैं हम लोग, पब्लिक प्लेस में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जेनर डायोड क्या है। आपको बताना है कि जेनर डायोड क्या होता है। जेनर डायोड, इसको नहीं दिख रहा होगा, लिख देते हैं जेनर डायोड। आपको बताना है जेनर डायोड क्या है। जेनर डायोड क्या है, तो जेनर डायोड के बारे में हमें बताना है। तो बोला एक विशेष प्रकार से डॉपिंग पीएन संधि डायोड जो भंजन क्षेत्र में बिना क्षतिग्रस्त हुए कार्य करता है, क्या कहेंगे उसको हम लोग, जेनर डायोड, है ना। तो ये जेनर डायोड क्या है, एक टाइप का पीएन संधि डायोड ही है। एक टाइप का क्या है, बोलो एक टाइप का ये पीएन संधि डायोड है जो भंजन क्षेत्र में बिना क्षतिग्रस्त हुए कार्य करता है। कौन, जेनर डायोड। तो जब पीएन संधि डायोड, है ना, बिना क्षतिग्रस्त हुए कार्य करता है तब उसका नाम क्या हो जाता है, तब उसका नाम होता है जेनर डायोड, है ना। बोला ये स्पेशल टाइप ऑफ डॉपिक पीएन जंक्शन डायोड विच वर्क्स विदाउट डैमेज इन द ब्रेकिंग रीजन इज कॉल्ड जेनर डायोड, है ना।
तो पीएन सन्नी डायोड जब बिना डैमेज हुए, है ना, बिना डैमेज हुए अगर वर्क करता है तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग जेनर डायोड, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखो 8 की तरफ। 8 क्या सवाल हमारा, ये है 8 हमारा सवाल है विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है ना। बोला ढेर सारे आवेशों के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला बल सभी आवेशों द्वारा लगने वाला बल के सदिश योगफल के बराबर होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की अध्यारोपण करने का मतलब है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक आवेश है, हमारे पास Q0, हमारे पास एक आवेश है Q0 और इस आवेश के चारों ओर एक और भी आवेश, चलो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है और यहाँ पे चलो मान लो Qn है। तो इस Q0 आवेश के चारों ओर कितना आवेश है, इसके चारों ओर जो आवेश है वो n आवेश है। तो इस Q0 के चारों ओर कितना आवेश है, बोलो n आवेश है। तो क्या होगा कि इन सारा आवेश जो है ना इस पे बल लगाएगा। तो ये मान लो कितना बल लगाया, ये मान लो F1 बल लगाया, ये कितना लगाया तो बोलेंगे ये F2 बल लगाया, ये कितना लगाया तो मान लो ये F3 बल लगाया है और ये कितना बल लगाया तो ये Fn बल लगाया। तो इस पे नेट जो बल होगा, तो नेट जो बल होता है वो सारे बलों का सदिश योग, मतलब कि F1 प्लस में F2 प्लस में F3 और प्लस में क्या होगा बोलो Fn हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र का, E नहीं बोलो, F मत बोलो, E बोल देते सब जगह, क्योंकि हमें बल का नहीं पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा है। सारे जगह क्या हो जाएगा बोलो, E हो जाएगा। तो E0 कितना हो जाएगा तो बोलेंगे E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर और प्लस में डॉट 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 प्लस में En वेक्टर। मतलब कि किसी सिंगल आवेश पे जो लगने वाला बल होता है या किसी सिंगल आवेश पे लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, सदिश योग होता है। इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो लिखा हुआ भी है, ढेर सारे आवेशों के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला बल सभी आवेशों के द्वारा लगने वाला बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट ड्यू टू ए लॉट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द चार्जेज, है ना। तो किसी सिंगल चार्ज पे टोटल चार्ज के द्वारा अलग अलग फोर्स जो लगाया जाता है उन सारे का जो वेक्टर सम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे हमारा है स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है और इसका उपयोग लिखना है कि आपको स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है और इसका उपयोग लिखना है। राइट द यूज ऑफ व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल टेस्ट। तो आपको यह बताना है कि स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है। तो क्या हम ये लिखेंगे कैसे, इसको बोला है किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की क्रिया को स्थिर वैद्युत परीक्षण कहलाता है। तो स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, तो बोला है किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से अगर मान लो हमें बचाना है तो जो हम क्रिया करते हैं, जो हम काम करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग स्थिर वैद्युत परीक्षण। क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युत परीक्षण, है ना। और इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, तो इसका उपयोग हम करते हैं, उपयोग में बताया है कि यही कारण है कि बिजली गिरने के समय अपने कार या बस में बैठे रहना किसी मैदान में खड़े रहने से ज्यादा सुरक्षित होता है। तो बोला है क्या कि बिजली गिरने के समय, जब बिजली गिरता है कहीं पे मान लो, तो अपने कार या बस में बैठे रहने या किसी मैदान में खड़े रहने से ज्यादा सुरक्षित होता है ना। तो जब भी मान लो कि बिजली गिरता है तो आप अगर मान लो कार में हो तो कार में ही बैठे न रहो,
या आप बस में बैठे हो तो बस में ही बैठे नहीं रहना है, हमें क्या कर देना है, उससे उतर के कहाँ जाना है, फील्ड में चले जाना है, मैदान में चले जाना है। तो उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा सेफ हो जाइएगा, है ना। देखो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग a certain area from the effect of electric field is called electrostatic shielding। इसको बोलते हैं electrostatic shielding। यूज क्या होगा, तो वही है this is the reason why sitting in your car or bus at the time of lightning is safer than standing on a field, है ना। तो कहीं पे बिजली गिरता है ना, तो हम बिजली, जैसे मौसम अगर खराब है और हम गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं, कार से ट्रेवल कर रहे हैं या तो फिर बस से ट्रैवल कर रहे हैं और मौसम खराब है ना, और बिजली कड़क रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, हमें बस या कार से उतरकर, है ना, सेफ जगह पे चले जाइए। जैसे मैदान हो गया, खुला मैदान हो गया, वहां पे अगर खड़े हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा क्या होगा, सेफ हो जाइएगा, है ना। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल टेस्ट या स्थिर वैद्युत परीक्षण। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आवेश के आयतन, आवेश घनत्व क्या है, इसका एसआई मात्रक बताना है। तो आपको बताना है आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, तो सबसे पहले इसको डिनोट करेंगे रो से। किससे करते हैं, रो से। ये होता है तुम्हारा Q बटा V, Q बटा भी, है ना। तो इकाई आयतन में जो उपस्थित होता है आवेश, उसको हम लोग बोलते हैं आवेश घनत्व, है ना। तो इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को ही क्या बोलते हैं, आवेश घनत्व। देखो लिखा हुआ है, किसी पिंड के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेशों के मात्रा को क्या कहेंगे, उस पिंड का हम लोग आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से। फॉर्मूला क्या होगा, Q बटा V, Q बटा क्या होगा बोलो, V हो जाएगा ना। अब इसका लिखना हमें ऐसा ही मात्रक, हम फॉर्मूला हमें पता है, यहां से लिख लेंगे। Q क्या है, आवेश है, आवेश का क्या होता है, कूलम होता है, तो आवेश का तो कूलम हो जाएगा, है ना। और आयतन का क्या होगा, मीटर क्यूब, तो बन जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, है ना। यहाँ पे लिख देंगे कूलम, मीटर का पावर क्या होगा, -3, है ना। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम मीटर का पावर -3। देखो, the amount of charge present on the unit volume of a body is called volume charge density of that body, its SI unit कूलम पर मीटर। तो हो जाएगा C का पावर -3, तो इसको हम लिखेंगे C का पावर -3, है ना। तो हो जाएगा कूलम और मीटर का पावर -3। तो आवेश घनत्व क्या है, तो बोलेंगे कि किसी पिंड के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे बोलो, रो से। और रो क्या होता है, Q बटा V होता है। इसका एसआई मात्रक बोलो, इसका एसआई मात्रक होगा कूलम पर मीटर क्यूब, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी वैसा सवाल है। देखो, आवेश के पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, तो ये होता है भाई सिग्मा। इसको करेंगे हम लोग सिग्मा से डिनोट, है ना। और सिग्मा क्या होता है, Q बटा A। मतलब किसी पिंड के एकांक क्षेत्रफल में, यहां बोलेंगे किसी पिंड के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही क्या बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व। और इसको डिनोट किससे करेंगे बोलो, सिग्मा से करेंगे। और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बटा A। सिग्मा इक्वल टू Q बटा A हो जाएगा। और इसका एसआई मात्रक अगर लिखना है तो Q का मतलब आवेश है, कूलम हो जाएगा, और नीचे में एरिया है मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा कूलम मीटर का पावर -2। देखो लिखा होगा, किसी पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, उस पिंड का पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होगा, वही है, देखो कूलम मीटर का पावर -2, है ना। यहां देख लीजिए, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द यूनिट एरिया, है ना, amount of charge present on the unit area of the body is called surface charge density of that body, its SI unit है कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो हो जाएगा C m का पावर -2, है ना। तो ये था हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व। नेक्स्ट आता है हमारा फोटोन। क्या है, फोटोन के हमें गुणों को लिखना है। तो आपको बताना है कि प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन क्या होता है। फोटोन का
प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताना है कि फोटोन का आपको दो प्रॉपर्टीज लिखना है। तो पहला क्या है, आप जानो कि फोटोन जो है वो उदासीन होता है, मतलब कि न्यूट्रल होता है। फोटोन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इसका मतलब है इस पे टोटल चार्ज जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। टोटल चार्ज कितना होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, फोटोन प्रकाश के वेग से गमन करती है और प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और इसी वेग से हमारा फोटोन भी ट्रेवल करता है। दूसरा है कि फोटोन की जो एनर्जी होता है वो कितना होता है, एच म्यू के बराबर होता है। कितना बोलो, एच म्यू के बराबर होता है। तो पहला हमने लिखेंगे फोटोन जो है, फोटोन कैसा होता है, उदासीन होता है। और ये जो फोटोन है वो प्रकाश के वेग से गमन करता है। किसके वेग से, प्रकाश के वेग से, मतलब वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से वो गमन करता है। और बोलेंगे फोटोन का एनर्जी कितना होगा, तो फोटोन का एनर्जी होता है E बराबर एच म्यू। ई बराबर एच, इसको म्यू पढ़ेंगे, स्मॉल भी है। E बराबर हम लोग बोलेंगे एच म्यू बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहां भी देख लो आप, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन। क्या लिखेंगे, फोटोन इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज जीरो। फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, है ना। फोटोन जो है वो ट्रेवल करता है किससे, बोलो, स्पीड ऑफ लाइट से। द एनर्जी ऑफ फोटोन कितना, बोलो, E इक्वल टू एच म्यू। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है, E इक्वल टू एच म्यू, है ना। तो इस तरह का सवाल को हम लोग, फोटोन का गुण लिखना है, हम 3 बताया है, आपको 2 ही लिखना है एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखना है ना। तो आपको बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 2 गुण लिखना है ना। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या लिखना है, 2 प्रॉपर्टीज लिखना है। तो चलिए क्या बताएंगे हम लोग, विद्युत चुंबकीय तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसी तरह से हमारा जो EMW है, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो EMW जो है इसको भी ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला बताएंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती। तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना वो इफेक्ट नहीं होता, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी इफेक्ट नहीं होता और मैग्नेटिक फील्ड से भी इफेक्ट नहीं होता। तो हमने इसका 2 गुण बताया है। पहला क्या, तो हम बोलेंगे कि तुम्हारा विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो उसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरा कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती। यहां देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रेवल, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इफेक्ट नहीं होता है, किससे नहीं होता है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से वो इफेक्ट नहीं होता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत प्यारा सवाल है। WW क्या है, आपको बताना है WW, है ना। तो इसका क्या है, तो आप जानो कि इसका पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइड वेव। तो WW का पूरा नाम क्या है, बोलेंगे वर्ल्ड वाइड वेव, है ना। तो बोला है कि वर्ल्ड वाइड वेव एक प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है और उसी नाम से उस वेब पर पहचाना जाता है ना। और हाँ, इंटरनेट और WWW का आपस में गहरा संबंध है और जो दोनों एक दूसरे पर क्या है, बोलो, निर्भर करता है। तो WWW और इंटरनेट जो है वो इन दोनों का जो है वो डीपली रिलेशन होता है और इन दोनों ही एक दूसरे पे क्या करता है, बोलो, निर्भर करता है। तो WWW क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, तो हम बोलेंगे वर्ल्ड वाइड वेव, है ना। तो क्या बोलेंगे, ये एक प्रणाली है, क्या बोलो, ये एक प्रणाली है जिसके द्वारा हम प्रत्येक वेबसाइट को क्या करते हैं, एक विशेष नाम देते हैं और उसी नाम से उस वेब पर को क्या किया जाता है, पहचाना जाता है,
ठीक है। चलिए, द फुल नेम ऑफ www इज वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब इज ए सिस्टम बाय विच ईच वेबसाइट इज गिवन यूनिक नेम बाय द सेम नेम इज ही इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द वेब। इंटरनेट एंड www आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, बोथ ऑफ विच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना। वही पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ तुम्हारा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, और ये लगता है हमारा लास्ट सवाल है, ठीक है। लास्ट सवाल हमारा क्या है कि पोल्टियर प्रभाव क्या है, आपको बताना है कि पोल्टियर प्रभाव क्या है, पोल्टियर इफेक्ट क्या है। तो पोल्टियर इफेक्ट बोलो, तो पोल्टियर इफेक्ट क्या है, पोल्टियर प्रभाव क्या है, क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे। इसका आंसर हम बताएंगे, यदि किसी ताप युग्म के संधियों से धारा प्रवाहित होती है तो उस संधि पर या तो उष्मा उत्पन्न होती है या उष्मा अवशोषित होती है, इसे क्या करते हैं हम लोग, पोल्टियर प्रभाव कहते हैं। तो क्या बोला है कि यदि किसी ताप युग्म संधियों से धारा प्रवाहित होती है तो उस संधि पे क्या होगा, या तो उष्मा अवशोषित होगा या उष्मा को वो रिलीज करेगा, या तो उष्मा को क्या कहेगा, उष्मा को उत्पन्न करेगा, या तो फिर उष्मा को क्या करेगा, वो अवशोषित करेगा। तो इस इफेक्ट को, इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोल्टियर इफेक्ट बोलते हैं, पोल्टियर प्रभाव बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ, इफ ए करंट फ्लो थ्रू द जंक्शन ऑफ ए हीट पेयर द आइदर हीट इज जनरेटेड और हीट इज एब्जॉर्ब, है ना। या तो वो हीट को क्या करेगा, जनरेट करेगा, है ना, या तो हीट को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर देगा एट दैट जंक्शन, है ना। तो जंक्शन पे क्या होगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा या तो हीट को वो जनरेट करेगा ना। इट इज कॉल्ड पोल्टियर इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल्टियर इफेक्ट था ना। तो ये हमने टॉप 15 क्वेश्चन को लेके आया था, जो 2024 3 फरवरी 2024 को जो फिजिक्स का एग्जाम होगा उसके हिसाब से ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ये 15 सवाल को आपको एग्जाम में देख के जाना है, तो ताकि आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है ना, इसी 15 का सीरीज जो था हमारा, उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप इस चैनल से जुड़े रहिए, है ना, और इसी तरह से आपको महत्वपूर्ण सवाल हम आपको लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।